हेलो चैंपियंस, मैं हूं कुंवर रमन सिंह, आपका फिजिक्स गुरु भैया। और हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रेसिस्टेंस वर्सेस रेसिस्टिविटी। मतलब ये कि रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में अंतर क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी। तो चलो शुरू करते हैं मेरे भाई। तो आ जाओ मेरे भाई, ध्यान से देखो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग ये बात करने जा रहे हैं कि रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में अंतर क्या होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब हम लोग क्या करेंगे, रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी को डिटेल में समझा है कि आखिर में ये होता क्या है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आओ भाई हम दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं। ध्यान से मेरी बात को समझो। हम लोग सबसे पहले क्या बात करने जा रहे हैं कि रेसिस्टेंस क्या होता है। पहले ये देखो लिखा क्या गया है, यहां पे ये बोल रहा है रेसिस्टेंस इज द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस एक ऑपोजिशन होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और वो ऑपोजिशन कंडक्टर उस कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट को ऑफर करता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है तो वो करंट जो ऑपोजिशन महसूस करता है वही ऑपोजिशन का मेजरमेंट क्या कहलाता है? रेसिस्टेंस कहलाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और रेसिस्टेंस किसकी प्रॉपर्टी होती है? रेसिस्टेंस कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है जिस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, या वायर की प्रॉपर्टी होती है जिस वायर में करंट फ्लो कर रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं रेसिस्टिविटी के बारे में। तो यहां पे क्या बोल रहा है भाई? रेसिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। अब देखो सबसे बड़ा अंतर तुमको यहां पे दिखाई दे रहा है। जो रेसिस्टेंस है वो कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, और जो रेसिस्टिविटी है वो कंडक्टर जिस मटेरियल से बना है उस मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और यहां पे क्या लिखा गया है? रेसिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट डिटरमाइन हाउ स्ट्रांगली इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जो रेसिस्टिविटी है वो कंडक्टर जिस मटेरियल से बना है उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है, जो ये बताता है कि वो मटेरियल अपने अंदर फ्लो होने वाले करंट को कितना स्ट्रांगली अपोज करता है। ये होता है रेसिस्टिविटी का मतलब। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, अब ध्यान से देखोगे भाई, यहां पे क्या लिखा गया है? जो रेसिस्टेंस है वो किसका प्रॉपर्टी है? रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। और रेसिस्टिविटी किसका प्रॉपर्टी है? रेसिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान से मेरी बात को समझना, रेसिस्टेंस का सिंबल क्या होता है? कैपिटल आर। और रेसिस्टिविटी का सिंबल क्या होता है? रो। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान से देखो, रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट ओम होता है, क्योंकि जॉर्ज साइमन ओम नाम के साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था, फेमस एक्सपेरिमेंट ओम्स लॉ, और उन्होंने इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस को डिस्कवर किया था, और उन्हीं के नाम पे इसका यूनिट ओम है, और उसका सिंबल ऐसे बनाया जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान से देखो, अगर बात करते हैं रेसिस्टिविटी के बारे में, तो रेसिस्टिविटी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? ओम इंटू मीटर। क्लियर है कि नहीं? अब ध्यान से देखो, आगे बढ़ेंगे, और यहां पे क्या लिखा गया है? ध्यान से मेरी बात को समझना। ओम्स लॉ से जो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होगा वो V अपॉन I, मतलब वोल्टेज अपॉन करंट होगा, ठीक है ना? और जो रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा भाई? रो इज इक्वल टू R इंटू A बाई L। ये हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में, इसको डिराइव किया था हम लोगों ने। ये फॉर्मूला आता कहां से है? क्लियर है ना? अब ध्यान से देखो, ध्यान से मेरी बात को समझना। दूसरा सबसे अच्छा डिफरेंस क्या है? अगर बात करते हैं रेसिस्टेंस के बारे में, तो रेसिस्टेंस किसी भी कंडक्टर के लेंथ पे डिपेंड करता है, उस कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर भी डिपेंड करता है, और वो कंडक्टर किस मटेरियल से बना है उस मटेरियल पर भी डिपेंड करता है, और कंडक्टर के टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। मतलब किसी भी कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है वो 4 फैक्टर से अफेक्टेड होता है। सबसे पहला फैक्टर क्या है? उस कंडक्टर का लेंथ क्या है, और लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर कंडक्टर के लेंथ को बढ़ाओगे तो उसका रेसिस्टेंस बढ़ेगा, और घटाओगे तो घटेगा। बात समझ में आ रहा कि नहीं? और ध्यान से मेरी बात को समझना, जो कंडक्टर का रेसिस्टेंस है वो उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पर भी डिपेंड करता है। अगर कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया को चेंज करोगे तो उसका रेसिस्टेंस बदलेगा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि कंडक्टर का रेसिस्टेंस क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर तुम क्रॉस सेक्शनल एरिया को इंक्रीज करोगे तो रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया को तुम क्या कर दोगे भाई? डिक्रीज कर दोगे तो रेसिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि इनवर्स रिलेशन होता है। क्लियर है? और उसके बाद से ध्यान से मेरी बात को समझना, वो कंडक्टर किस मटेरियल से बना है? अगर कॉपर से बना होगा तो अलग रेसिस्टेंस, सिल्वर से बना होगा तो अलग रेसिस्टेंस, नाइक्रोम से बना होगा तो अलग रेसिस्टेंस। अलग अलग मटेरियल का कंडक्टर लेकर के आओगे तो उसका रेसिस्टेंस भी क्या होगा? अलग अलग होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान से देखो, अगर तुम्हारे पास
कोई भी कंडक्टर है, उसका लेंथ फिक्स है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया फिक्स है, मान लो कॉपर से बना है, लेकिन उसका टेम्परेचर वेरी करा रहे हैं। एक बार हम लोगों ने उसके रेसिस्टेंस को 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखा, एक बार 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखा, एक बार 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखा, तो अलग अलग टेम्परेचर पे उसका रेसिस्टेंस अलग अलग आएगा। इसका मतलब यह है कि रेसिस्टेंस 4 फैक्टर से अफेक्टेड है, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मटेरियल ऑफ कंडक्टर और टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। लेकिन अगर बात करते हैं रेसिस्टिविटी के बारे में, तो रेसिस्टिविटी केवल डिपेंड करता है कि वो कंडक्टर किस मटेरियल से बना है। बात समझ में आ रहा कि नहीं? क्योंकि रेसिस्टिविटी होता किसका प्रॉपर्टी है? मटेरियल का। तो रेसिस्टिविटी डिपेंड करता है मटेरियल पे और उस मटेरियल के टेम्परेचर पे, बस 2 चीजों पे डिपेंड करता है। बात समझ में आ रहा कि नहीं? रेसिस्टिविटी उस मटेरियल के लेंथ और उस मटेरियल के क्रॉस सेक्शनल एरिया से इंडिपेंडेंट होता है। उसका लेंथ कुछ भी हो, डज नॉट मैटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ भी हो, उससे मैटर ही नहीं करता है, केवल मटेरियल सेम होना चाहिए और टेम्परेचर सेम होना चाहिए, तो रेसिस्टिविटी सेम होगी। इसका मतलब समझे? इसका मतलब यह है कि तुम्हारे पास कॉपर चाहे 1 मीटर लंबा हो, चाहे 2 मीटर लंबा हो, चाहे 5 मीटर लंबा हो, चाहे 1 किलोमीटर लंबा हो या 10 किलोमीटर लंबा हो, एक बार रेसिस्टिविटी डिफाइन हो गई, डिसाइड हो गई, तो रेसिस्टिविटी वही रहेगी एट द सेम टेम्परेचर, वो बदलने वाला नहीं है। लेकिन रेसिस्टेंस बदलेगा मेरे भाई। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान से देखो, आगे बढ़ेंगे। अब यहां पे क्या लिखा गया है? रेसिस्टेंस क्या बोल रहा है भाई? रेसिस्टेंस चेंजेस व्हेन द लेंथ और थिकनेस ऑफ द कंडक्टर चेंजेस। अगर कंडक्टर का लेंथ बदल जाता है या उसका थिकनेस बदल जाता है, थिकनेस का मतलब होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो अगर ये दोनों चीज बदलेगा ना, तो उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई? बदल जाएगा। मैंने अभी बताया इसको। लेकिन अगर बात करते हैं रेसिस्टिविटी के बारे में, तो क्या बोल रहा है? रेसिस्टिविटी रिमेन्स द सेम फॉर अ गिवन मटेरियल एट द सेम टेम्परेचर रिगार्डलेस ऑफ द कंडक्टर्स डायमेंशन। बहुत अच्छी बात बोल रहा है। कंडक्टर का डायमेंशन कुछ भी हो, कुछ भी हो, अगर मटेरियल सेम है, टेम्परेचर सेम है, तो डायमेंशन पे उसका रेसिस्टिविटी डिपेंड ही नहीं करता है। डायमेंशन इन द सेंस लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यही बात मैं तुमको बता रहा था कि किसी भी लेंथ का कंडक्टर हो, किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया का कंडक्टर हो, अगर मटेरियल सेम है तो रेसिस्टिविटी सेम रहेगा, और शर्त यह कि टेम्परेचर भी सेम होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान से देखो, यहां पे क्या लिखा गया है। एग्जाम्पल क्या बोल रहा है? अगर हमारे पास 2 कॉपर वायर है, 2 कॉपर वायर ऑफ डिफरेंट लेंथ हैव डिफरेंट रेसिस्टेंस। अगर 2 कॉपर वायर है, दोनों का मटेरियल तो सेम है, लेकिन दोनों का लेंथ अलग अलग है, और मैंने अभी बताया है कि लेंथ के बदलने से रेसिस्टेंस बदल जाता है, तो डिफरेंट लेंथ होगा तो रेसिस्टेंस भी डिफरेंट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन यहां पे देखो, तुम्हारे पास कोई भी कॉपर वायर हो, कोई भी, उन सबकी रेसिस्टिविटी सेम होगी सेम टेम्परेचर पे। चाहे 2 मीटर लेंथ का हो या 3 मीटर लेंथ का हो या किसी भी लेंथ का कॉपर वायर हो, अगर तुम 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसकी रेसिस्टिविटी को चेक करोगे तो एक ही रेसिस्टिविटी आएगी, वो बदलेगी नहीं। क्योंकि रेसिस्टिविटी, मैं बार बार एक बात बता रहा हूं, रेसिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है ना? ध्यान से मेरी बात को समझना। यहां पे देखो, अगर रेसिस्टेंस की बात करेंगे तो ये कंडक्टर या वायर की प्रॉपर्टी होता है, अगर रेसिस्टिविटी की बात करेंगे तो ये मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है। ध्यान से मेरी बात को समझना। देखो, ये तुम्हारा कंडक्टर 1 है, ये कॉपर का है, इसका लेंथ L1 है। ये कंडक्टर 2 है, ये कॉपर का है, इसका लेंथ L2 है और इसका लेंथ ज्यादा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर इसका लेंथ ज्यादा होगा तो इसका रेसिस्टेंस भी क्या होगा? ज्यादा होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि डिफरेंट लेंथ होगा तो डिफरेंट रेसिस्टेंस होगा। और यहां पे देखो, ये तुम्हारा कॉपर है, इसका लेंथ L1, ये तुम्हारा कॉपर, इसका लेंथ L2, दोनों किससे बने हैं? कॉपर से। तो अगर दोनों कॉपर से बने, तो दोनों केस में मटेरियल का नेचर सेम है, तो दोनों केस में रेसिस्टिविटी क्या होगी? ध्यान से मेरी बात को समझो, दोनों केस में रेसिस्टिविटी क्या होगी? सेम होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन यहां पे रेसिस्टेंस R1 होगा और यहां का रेसिस्टेंस R2 होगा, और क्या लिखोगे? R2 इज ग्रेटर देन R1, क्योंकि इसका लेंथ ज्यादा तो इसका रेसिस्टेंस भी ज्यादा होगा। अब एक मैं तुमको एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल से इसको समझना है। ध्यान से मेरी बात को समझना। देखो, होता क्या है ना, अगर हम बात करते हैं रेसिस्टिविटी के बारे में, जैसे मान लो अगर हमारे पास 2 रोड है और एक रोड कॉपर का है और एक रोड नाइक्रोम का है, तो ध्यान से मेरी बात को समझना। अगर जो कॉपर का रोड होगा वो ज्यादा स्मूथ होगा, अगर कॉपर का रोड ज्यादा स्मूथ है तो उस पर जो कार चलेंगी वो अच्छे से चलेंगी, उनके फ्लो में उतना रुकावट नहीं आएगा, तो इस केस में उसकी रेसिस्टिविटी कम होगी। लेकिन अगर नाइक्रोम की रोड की बात करें, वो 1 किलोमीटर लंबा है और कॉपर का रोड भी 1 किलोमीटर लंबा था, ठीक है ना? तो 1 किलोमीटर लंबा कॉपर का जो रोड था उस पे कार स्मूथ चलेगी, क्योंकि रोड स्मूथ है, तो वहां पर रुकावट कम आया, तो रेसिस्टिविटी लो हो गया। लेकिन अगर नाइक्रोम के रोड की बात करोगे तो नाइक्रोम का रोड रफ है,
अगर रफ है तो उस पे कार को फ्लो करने में, कार को चलने में रुकावट आएगा। अगर रुकावट आएगा तो उसकी रेसिस्टिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। अब ये बताओ, अगर हम 1 किलोमीटर कॉपर के रोड की बात करेंगे या 10 किलोमीटर कॉपर के रोड की बात करेंगे, क्या उसकी स्मूथनेस में अंतर आएगा? क्या? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि रोड कॉपर का है तो 10 किलोमीटर कॉपर का रोड एक बराबर स्मूथ होगा, तो रेसिस्टिविटी एक बराबर होगी, उसके लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। लेकिन हाँ, अगर 10 किलोमीटर हो गया तो कार को ज्यादा चलना पड़ेगा। अगर ज्यादा चलना पड़ेगा तो हो सकता है कि वो ज्यादा टकराए, ज्यादा कोलाइड करे, तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन रेसिस्टिविटी क्या रहेगा? सेम रहेगा। उम्मीद करता हूं तुमको इस एग्जांपल से रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस में अंतर समझ में आया होगा। ठीक है ना? ध्यान से मेरी बात को समझना। रोड का स्मूथनेस रेसिस्टिविटी बताता है, बात समझ में आ रहा कि नहीं? और रोड का लेंथ, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसका मटेरियल और उसका टेम्परेचर रेसिस्टेंस बताता है। समझ में आ गया? सबको क्लियर है? चलो अब यहां से आगे बढ़ा जाए और अब हम लोग कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिनकी रेसिस्टिविटी के बारे में बात करेंगे। ध्यान से मेरी बात को समझना। अगर सिल्वर की बात करेंगे तो सिल्वर की रेसिस्टिविटी 1.6 × 10⁸ ओम मीटर होता है और इसकी रेसिस्टिविटी बहुत कम है, तो ये बेस्ट कंडक्टर है, बेस्ट कंडक्टर। उससे ज्यादा रेसिस्टिविटी कॉपर की है, उससे ज्यादा एल्यूमिनियम की है, उससे ज्यादा आयरन का है और उससे ज्यादा नाइक्रोम का है और उससे ज्यादा ग्लास का है, जिसकी रेसिस्टिविटी 10⁻10 से 10⁻14 के बीच में होता है, बहुत ज्यादा है। और सबसे ज्यादा रेसिस्टिविटी रबर का होता है 10⁻13 से लेकर के 10⁻16 के बीच में। तो रबर क्या होता है? इंसुलेटर होता है। और ग्लास भी क्या होता है? इंसुलेटर होता है। और नाइक्रोम की रेसिस्टिविटी ज्यादा है, और रेसिस्टिविटी ज्यादा होती है ना भाई, तो हीट भी ज्यादा होता है। इसीलिए हम लोग नाइक्रोम का इस्तेमाल करते हैं हीटिंग एलिमेंट के रूप में, क्योंकि इसकी रेसिस्टिविटी क्या है? ज्यादा है। समझ में आ रहा है सबको कि नहीं? ठीक है, अब यहां से आगे बढ़ेंगे। अब किसके बारे में बात करेंगे? ध्यान से मेरी बात को समझो। देखो, अगर हम लोग बात करते हैं सिल्वर के बारे में, तो सिल्वर की रेसिस्टिविटी क्या होती है भाई? लोएस्ट होती है। सबसे कम अगर रेसिस्टिविटी किसी मटेरियल की है तो कौन है? सिल्वर है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर सिल्वर की रेसिस्टिविटी सबसे कम होगी तो सिल्वर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर होगा सिल्वर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान से देखो, अगर कॉपर की बात करेंगे तो कॉपर की रेसिस्टिविटी भी कम होती है, लेकिन सिल्वर से थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो अगर कॉपर की बात करेंगे तो कॉपर की रेसिस्टिविटी लो है, इसीलिए इलेक्ट्रिकल वायरिंग में हम लोग कॉपर के वायर का इस्तेमाल करते हैं। जब वायरिंग घर में होती है तुम लोग देखोगे तांबे का, कॉपर का वायर होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान से देखो, अगर एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो एल्यूमिनियम भी गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि इसकी रेसिस्टिविटी भी कम होती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए जब भी ओवरहेड पावर ट्रांसमिशन होता है, मतलब ओवरहेड पावर ट्रांसमिशन लाइन का मतलब है कि जो पोल पे वायर होते हैं, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जो 11,000 वोल्ट या 33,000 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी भेजी जाती है, उसमें एल्यूमिनियम के वायर इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है और लाइट वेट का होता है, हल्का होता है। तो हल्का होगा तो ज्यादा झुकेगा नहीं वो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्या लिखा गया भाई? एल्यूमिनियम इज ऑल्सो अ गुड कंडक्टर एंड इज यूज्ड इन ओवरहेड पावर ट्रांसमिशन लाइन बिकॉज इट इज लाइट वेट, हल्का होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो, अगर नाइक्रोम की बात करेंगे तो नाइक्रोम की रेसिस्टिविटी ज्यादा होती है। अगर रेसिस्टिविटी ज्यादा होगी तो हीट भी ज्यादा होगा वो, इसीलिए हीटर में नाइक्रोम के वायर का इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रिक आयरन में नाइक्रोम के वायर का इस्तेमाल होता है। टोस्टर है या फिर इलेक्ट्रिक केटल्स हैं, इन सब में हम लोग नाइक्रोम के वायर का यूज करते हैं। क्लियर है कि नहीं? अब ध्यान से देखो, ग्लास और रबर की बात करोगे तो इन दोनों का रेसिस्टिविटी तो बहुत ज्यादा होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ग्लास और रबर, इन दोनों का रेसिस्टिविटी क्या है भाई? बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए ये दोनों क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये तुम्हारा जो लेक्चर है ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी के बीच में अंतर समझना बहुत मुश्किल होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? उम्मीद करता हूं तुमको ये पूरी क्लास समझ में आई होगी मेरे भाई। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड। थैंक यू वेरी मच मेरे भाई।